हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड सॉल्यूशन के बारे में, विलियन के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो आपका विलियन होता है, इस विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्मों के अंदर तीसरा प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म, और वो है आपके हिमांक में अवनमन। इसके बारे में एक सामान्य सी चर्चा मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर की थी, और उसी में अपन एक चित्र के माध्यम से हिमांक में अवनमन को समझने का प्रयास किया था। तो आप लोगों ने उस चीज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब आगे अपन इस चीज को बढ़ाते हैं और हिमांक में अवनमन के बारे में आगे अपन बात करते हैं। आपको पता है कि प्रत्येक अणुसंख्यक गुणधर्म का अणुभार के साथ संबंध अपन को ज्ञात करना होता है, विलय के अणुभार के साथ संबंध, और वही संबंध अपन आज ज्ञात करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, अपना अणुसंख्यक गुणधर्म था हिमांक में अवनमन। मैंने आपको बता दिया था कि हिमांक में जो अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, डेल्टा टीएफ बराबर टी नोट एफ माइनस टीएफ, ठीक है। इसके बाद अपन एक चित्र बनाया था, तो ध्यान रखेंगे उसी के आगे आप लोगों को ये नोट करना है। ये सब चीजें चित्र से स्पष्ट है कि अब देखो, आपको पता है हिमांक में जैसे जैसे वाष्प दाब में कमी आती है, वैसे वैसे हिमांक में भी कमी आती है, ठीक है। तो जैसे जैसे वाष्प दाब में कमी आती है, वैसे वैसे हिमांक में भी कमी आती है। तो चित्र से स्पष्ट अपन कर सकते हैं कि भाई जो हिमांक में अवनमन होता है वो वाष्प दाब के समानुपाती होता है, यानी वाष्प दाब में कमी आएगी तो हिमांक में भी कमी आएगी। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब बात करें राउल्ट के नियमानुसार, तो राउल्ट के नियमानुसार चूंकि आप लोग जानते हैं कि राउल्ट का नियम बोलता है कि वाष्प दाब में कमी या वृद्धि जो होती है वो विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होती है। किसके? विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होती है। अब सुनो, ये कौन बोलता है? राउल्ट का नियम, जो अपन ने पहले भी पढ़ा है। अब सुनो ध्यान से, यहां पर डेल्टा पी एक्स बी के समानुपाती है, यहां पर डेल्टा पी डेल्टा टी एफ के समानुपाती है। तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे? समानुपाती होंगे। यानी कि अपन चाहे तो समीकरण नंबर दे सकते हैं, वैसे जरूरत भी नहीं है। जब ये डेल्टा पी एक्स बी के समानुपाती है तो यहाँ पर डेल्टा पी डेल्टा टी एफ के समानुपाती है, तो ये आपस में भी क्या होंगे? समानुपाती। यानी कि डेल्टा टी एफ समानुपाती एक्स बी, यहां से अपन लिख सकते हैं। आ जाएगी बात समझ में। अब समानुपाती हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। दो डेल्टा टी एफ समानुपाती हटाया, बराबर लगाते ही एक स्थिरांक आ गया है के इंटू एक्स बी। तो ये चीज अपने पास यहाँ पर आ चुकी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब अपन निकालते हैं यहां से एक्स बी का मान। आप लोगों को पता है एक्स बी जो है ये क्या है? ये विलय की मोल भिन्न है, विलय की मोल भिन्न। और मोल भिन्न कैसे लिखते हैं अपन? तो मोल भिन्न का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है कि विलय के मोल यानी जिसकी मोल भिन्न निकालनी होती है उसके मोल कहाँ आते हैं? ऊपर आते हैं, बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, यानी कि विलयन के कुल मोल अपन नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि मोल भिन्न जो होगी वो क्या होगी? विलय की मोल भिन्न बराबर विलय के मोल बटे कुल मोल करके अपन ज्ञात कर लेते हैं। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि मोल जो होता है ना, साइड में मैं आपको बता देता हूं, मोल जो होता है उसको अपन भार बटे अणुभार से लिख सकते हैं। किससे? भार बटे अणुभार, इससे लिख सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, यदि विलय के मोल लिखने हैं तो यहां पर WB MB लिख देंगे। यदि विलायक के मोल लिखने हैं तो यहां पर WA MA आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है।
मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार से अपन लिखते हैं, यानी यहां पर भी तीनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं, भार बटे अणुभार के रूप में इसको अपन यहां पर लिख सकते हैं। और इस प्रकार से अपना आंसर यहां पर आ जाएगा। देखो क्या लिखेंगे इसको आगे, भार WB बटे MB, नीचे है विलेय वापस, तो यहां पर भी आ जाएगा WB बटे MB प्लस WA बटे MA, ये चीज अपने यहां पर आ जाती है। अब आगे बात करें तो देखो तनु विलयनों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, तो तनु विलयनों के लिए अब सुनो ध्यान से, तनु विलयन का मतलब होता है पतला विलयन। पतला विलयन का मतलब हुआ कि उसमें विलायक ज्यादा है और विलेय क्या है, कम है, ठीक है ना। तो तनु विलयनों के लिए यदि विलेय का मान यानी विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या से बहुत बहुत कम हो, ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या से विलेय के मोल क्या हो, बहुत बहुत कम हो, तो अपन ये वाली जो चीज है नीचे वाली, इन दोनों की तुलना अपन करें तो इन दोनों की तुलना में ये वाली चीज, क्योंकि ये बहुत कम है किससे, विलायक से, तो ये चीज यहां पर नगण्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां पर नगण्य हो जाएगी, ठीक है। चलो तो इसको मैं यहां पर अलग कर देता हूं इससे। अब देखिए आगे, चलो अब ये चीज यहां पर नगण्य होगी तो बचेगा क्या अपने पास, XB बराबर WB बटे MB, ये चीज तो थी सही यहां पर। अब सुनो ध्यान से, यहां पर क्या बचेगा, WA बचेगा, तो WA को तो कहां रखेंगे अपन, नीचे रखेंगे, और MB कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा MA ऊपर चल जाएगा, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से अपन लिख दिया। अब देखो XB का मान अपने पास आ चुका है, इस XB का मान को कहां रखेंगे अपन, इस TF वाले फॉर्मूले में, तो यहां से आ जाएगा डेल्टा TF बराबर K इंटू WB इंटू MA, अच्छा कैपिटल में लिखेंगे आप लोग सब इनको, ठीक है, MA बटे MB इंटू WA, ये चीज समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, यहां से मैं क्या करता हूं, इस MA को ले लेता हूं इस K के साथ में आगे, तो डेल्टा TF बराबर K इंटू MA को मैंने आगे ले लिया, इंटू पीछे क्या बचा, WB बटे MB इंटू WA। अब सुनो ध्यान से, यहां पर इस वाली चीज की मैं बात करूं तो देखो ये क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। अब सुनो ध्यान से, ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, याद करो कहीं पर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, इसको मैंने आपको बताया था, ये मोललता होती है। क्या होती है, मोललता, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, क्या होता है, ये मोललता होती है। तो इसकी जगह पर मैं मोललता का प्रतीक क्या होता है भाई बताइए, मोललता का प्रतीक क्या होता है, स्मॉल m, ठीक है ना, सॉरी हाँ। अब सुनो ध्यान से, एक और चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि अपन इसकी जगह पर तो रखेंगे क्या, मोललता यानी स्मॉल m, और इसकी जगह पर अपन रख देंगे kf यानी k इंटू MA का मान क्या रख देंगे, kf रख देंगे, और इसके मान क्या आ जाएगा, इसका मान तो है मोललता यानी कि m, तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया है मोललता और हिमांक में अवनमन के अंदर संबंध, और वो संबंध क्या है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M हो जाएगा। तो यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, चित्र से स्पष्ट है कि वाष्प दाब में कमी होने पर हिमांक में भी कमी आती है, यानी डेल्टा TF समानुपाती डेल्टा P होता है। राउल्ट के नियमानुसार डेल्टा P विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जब यहाँ पर डेल्टा P XB के समानुपाती है, यहाँ पर डेल्टा P डेल्टा TF के समानुपाती है, तो डेल्टा TF भी XB के समानुपाती होना चाहिए। आ जाएगी बात समझ में। अब समानुपाती हटाते क्या जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा और स्थिरांक आ जाएगा K, तो देखो डेल्टा TF बराबर K इंटू XB हो जाएगा। अब सुनो, XB की बात करें तो ये विलेय की मोल भिन्न है, विलेय की क्या है, मोल भिन्न।
एक्स बी विलय की यहाँ पर मोल भिन्न है, और विलय की मोल भिन्न को कैसे निकालेंगे, विलय के मोल बटे विलयन के कुल मोल। तो विलय के मोल बटे विलय प्लस विलायक के मोल बराबर, अब मोल को लिखते हैं भार बटे अनुभार से, तो विलय का भार बटे अनुभार, विलय का भार बटे अनुभार, विलायक का भार बटे अनुभार लिख दिया अपन ने यहाँ पर। अब तनु विलयनों के लिए, चूंकि आपको पता है तनु विलयन का मतलब होता है पतला विलयन, जिसमें पानी ज्यादा हो, पानी मतलब विलायक ज्यादा हो और विलय कम हो, तो विलायक का मान क्या होगा, ए वाले का मान बहुत ज्यादा होगा और बी वाले का बहुत कम होगा। तो इन दोनों की यदि तुलना करें तो यहाँ पर इस वाले को अपन नगण्य मान लेंगे, ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि ये हो, अतः डब्ल्यू बी बटे एम बी बराबर क्या मान लेंगे अपन, नगण्य मान लेते हैं। अब देखो ये वाली चीज नगण्य हो गई, तो फिर अपने पास बचेगा क्या, एक्स बी बराबर डब्ल्यू बी इंटू एम ए। देखो डब्ल्यू बी बटे एम बी, ये तो मैंने यहाँ पर नीचे ले लिया, अब डब्ल्यू ए यहाँ रह जाएगा और एम ए कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो इस प्रकार का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। अब डेल्टा टी एफ बराबर के, देखो ये इस वाली चीज को अपन ने इस वाली फॉर्मूले में रखा, तो डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब आगे बात समझ में, अब सुनो यहाँ पर एम ए को मैंने आगे ले लिया है, तो के इंटू एम ए डॉट डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये है विलय का भार, ये है विलय का अनुभार, ये है विलायक का भार। इस वाली चीज को आपने पढ़ा है मोललता के रूप में, तो एम अपन यहाँ पर रख देंगे और के इंटू एम ए को अपन के एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपने पास मोललता और हिमांक में अवनमन में संबंध आ चुका है। कभी पूछ लिया जाए कि यहाँ पर m क्या है, तो ध्यान रखें यहाँ m बराबर मोललता है, क्या है, मोललता है, और पूछा जाए kf क्या है, तो ये है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है कौन, केएफ। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अपन को क्या निकालना होता है, इसके बाद अपन को निकालना होता है विलय के भार और अणुसंख्यक गुणधर्म में संबंध। विलय के भार और अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या निकालना होता है, संबंध अपन को निकालना होता है, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक अपना यहीं पर है, हिमांक अवनमन व हिमांक अवनमन एवं अवाष्पशील विलय के अणुभार में संबंध, के अणुभार में संबंध आपको बताना है। कैसे बताएंगे, तो भाई उसके लिए फॉर्मूला अपन काम लेते हैं, जो अपना लास्ट वाला फॉर्मूला आया है यहाँ पर। क्या लिखेंगे अपन, हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं हम। अब क्यों जानते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, ये चीज अपन ने पढ़ी है। अब यहाँ पर एम क्या है, मोललता है, और आप लोगों को पता है कि मोललता एम जो होती है उसको कैसे लिखते हैं अपन, विलय का भार यानी डब्ल्यू बी बटे विलय का अणुभार यानी कि एम बी इंटू विलायक का भार डब्ल्यू है। अब आपको पता है कि विलायक का भार अपन किलोग्राम में लेते हैं जब भी मोललता लिखते हैं, तो किलोग्राम में लेने के लिए 1000 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर मोललता का फॉर्मूला क्या जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू है। अब 1000 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, यानी ऊपर इंटू 1000 कर देंगे। अब ये वाला मान कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, तो यहाँ पर ऐसा कैसा रहेगा, अब क्या आ जाएगा, इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब निकालना क्या था आपको, विलय का अणुभार निकालना था, यानी एम बी निकालना था। तो एम बी को यहाँ ले आएंगे और डेल्टा टी एफ को यहाँ ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एम बी बराबर के एफ बटे डेल्टा टी एफ इंटू
WB इंटू 1000 बटे WA। तो ये आ गया अपना विलेय के अनुभार और हिमांक में अवनमन में संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अपन ने हिमांक में अवनमन और आपका जो अनुभार में संबंध होता है इसके बीच संबंध अपन ने यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ तक की चीजें अपन को अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। आ जाएगी बात समझ में। चलो अब देखो, इसके बाद ये चीज अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए हैं वान ठाफ। मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक वान ठाफ जो थे, इन्होंने क्वथनांक में उन्नयन, इसके अलावा हिमांक में अवनमन और वाष्पन की गुप्त अवस्था के मध्य संबंध इन्होंने बताया है। तो वो संबंध भी आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना होगा। ठीक है, तो देखो आगे अपन इस चीज को लिख लेते हैं। वान ठाफ के अनुसार हिमांक में अवनमन यानी कि KF बात करेंगे अपन, KF को वाष्पन की, वान ठाफ के अनुसार KF को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के साथ निम्न प्रकार से संबंधित किया जा सकता है। संबंधित किया जा सकता है। तो KF को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के साथ अपन संबंधित कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होगा तो ध्यान रखेंगे, KF बराबर MARTF स्क्वायर बटे डेल्टा H वाष्पन इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रखें। KF और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा डेल्टा H के बीच संबंध यदि पूछा जाए तो इस फॉर्मूले से आप लोग इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना हिमांक में अवनमन का टॉपिक, जो यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हिमांक में अवनमन के बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। और इस तरह से अणुसंख्यक गुणधर्म का तीसरा पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म बचता है और वो है परासरण दाब। तो उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग इस चीज को अच्छे से एक दो बार वीडियो को देखकर कंप्लीट करें। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।